एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोविड-19 का कहर पूरे हिंदुस्तान देश में भी देखने को मिला और देश में जो बड़े रेड स्पॉट्स बाहर निकल कर आए उनमें से एक था हमारा आपका अपना इंदौर। ये वही इंदौर है जिसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी कहा जाता है और लगातार इंदौर को आर्थिक राजधानी की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना फाइटर्स की एक बड़ी टीम भी पूरी तरह से कोविड-19 के खिलाफ मैदान में रही और इस पूरी टीम का लीडरशिप या कहा जाए इस पूरी टीम का जो नेतृत्व है वो इंदौर संभाग के कमिश्नर सम्मानित श्री आकाश त्रिपाठी जी कर रहे हैं। आज हम उनसे सीधी बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के संक्रमण काल में कितने चुनौतीपूर्ण ये दिन उनके जिंदगी के लिए बीत रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में वो इंदौर संभाग की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लगातार 24 घंटे 7 दिन पूरी ड्यूटी पर तैनात हैं, अलर्ट हैं, ताकि आप और हम महफूज रह सकें। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बीइंग ए कोरोना फाइटर, जब सबसे पहले इंदौर में केस निकल कर आया तब मन में क्या ख्याल था? कभी सोचा था कि ऐसे भी चुनौतीपूर्ण हालात होंगे कि जिंदादिली वाला जो हमारा शहर है वो उसकी रफ्तार थम जाएगी और इंदौर संभाग में भी इतने आंकड़े आ जाएं? देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो कुछ समय तक तो जब लॉकडाउन का इनिशियल दिन थे तब इस गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे। और शुरुआत तो इंदौर ज़िले से हुई थी, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़े थे और उसके बाद संभाग के अन्य ज़िलों में भी ये देखने में आया कि काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़े। तो जिस तेज़ी से केसेस आए उस तेज़ी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। पहले तो ये था कि हो सकता है कुछ केसेस आएंगे, ये मानसिक तैयारी तो थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आएंगे और उसका मैनेजमेंट इस लेवल पे करना पड़ेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा तो नहीं था। सर, किस तरह से आपने पूरा एक्शन प्लान बनाया जब कोविड-19 की लगातार जो पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स वो आने लगे? इंदौर संभाग की अगर हम आज के आंकड़ों की बात करें तो स्थिति चुनौतीपूर्ण ज़रूर है लेकिन नियंत्रण में है, ऐसा कहा जा सकता है। पहला एक्शन प्लान क्या था सर? देखिए, जब पहला केसेस जब इंदौर में आए थे तब एक्शन प्लान ये था कि पहले तो उसको इनिशियली कंटेन किया जाए। शुरू के दिनों में ये क्लियर हो गया था कि इनिशियल जो संक्रमण था वो कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा था। खजराना का इलाका था, रानीपुरा का, दौलतगंज का, तो उन इलाकों को इफ़ेक्टिवली कंटेनमेंट किया जाए उसका, और ताकि वहाँ से मूवमेंट बाहर ना हो तो संक्रमण फैले नहीं उसमें। इस स्ट्रेटजी पे काम हो रहा था। दूसरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग कर सकें ताकि हम लोग ये भी देख पाएँ कि संक्रमण कहाँ कहाँ फैला है, और जब संक्रमण फैला है तो उसको फिर ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग ले जाएँ। तो ट्रीटमेंट की दिशा में भी शुरू से ही हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो यूज़ किए ही, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी अरबिंदो हॉस्पिटल ने शुरू से ही काफ़ी आगे आकर हमारे साथ काम किया। तो ट्रीटमेंट साइड में भी साथ साथ हम लोग काम करते रहे। तो एक तरफ लॉकडाउन का और कंटेनमेंट के माध्यम से संक्रमण फैलने से रोकना, और दूसरा संक्रमित लोगों की पहचान करना, टेस्टिंग, व्यापक टेस्टिंग, सैम्पलिंग के माध्यम से, और तीसरा उनका ट्रीटमेंट पे बराबर ध्यान देना, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को और बढ़ाना ताकि जो लोग कोरोना से प्रभावित भी हुए उनकी रिकवरी हो सके। तो इंदौर संभाग की अगर हम बात करें तो बाकी जिलों के क्या हाल हैं? धार की बात करें, बुरहानपुर की बात? देखिए, इंदौर संभाग में 8 ज़िले हैं। इंदौर के बारे में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अभी 3260 केसेस हो चुके हैं और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ का भी अभी 48% करीब रिकवरी रेट है। अभी आज भी हम लोग लगभग 100 से अधिक मरीज़ डिस्चार्ज करेंगे, तो हम लोग आज 50% से ऊपर चले जाएंगे रिकवरी रेट में। इसके अलावा धार की बात करें, धार में 120 केसेस अभी तक पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वहाँ पे रिकवरी रेट मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री होगा, क्योंकि आज की डेट में 93% रिकवरी रेट है। 105 मरीज वो डिस्चार्ज कर चुके हैं। खरगोन की बात करें तो खरगोन भी लगभग 125 केसेस के आसपास है, लेकिन उनके यहाँ भी लगभग 90 मरीज डिस्चार्ज कर चुके हैं और रिकवरी रेट उनका भी 78-79 के आसपास है। फिर बुरहानपुर हमारा सबसे लेटेस्ट हॉटस्पॉट कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बाद में उसमें केसेस आए, काफ़ी समय तक एक भी केस नहीं था, लेकिन वहाँ पे बढ़ते बढ़ते केस आज की डेट में 293 हो चुके हैं, लगभग 300 के आसपास पहुँच रहा है। लेकिन वहाँ पे भी ये बात अच्छी है कि लगभग 62% वहाँ का रिकवरी रेट है, वो भी 182 मरीजों को डिस्चार्ज कर चुके हैं। खंडवा की बात करें, खंडवा में 235 पॉजिटिव केसेस अभी तक आए हैं और वहाँ पे भी रिकवरी बहुत अच्छी है। 180 से ज़्यादा लोगों को वो डिस्चार्ज कर चुके हैं और वहाँ पे भी रिकवरी रेट नियर 80 पहुँच रहा है, 75 के ऊपर है इसमें। फिर अलीराजपुर और झाबुआ की बात करें तो उनमें भी बहुत बाद में केसेस आए हैं। झाबुआ बहुत समय तक ग्रीन जिला रहा हमारा, लेकिन बाद में जब माइग्रेंट लेबरर्स धीरे धीरे आए उसके बाद केसेस आए हैं। वहाँ अभी 14 केसेस हुए हैं, 6 उसमें डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 डेथ हुई है उसमें, और उसके बाद काफ़ी स्थिति ठीक है वहाँ पे।
अलीराजपुर में मात्र 6 केसेस अभी तक हुए हैं, जिसमें से 3 डिस्चार्ज हो चुके हैं, बाकी उनमें से 2 और डिस्चार्ज होने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। तो अलीराजपुर भी काफ़ी हद तक पूरी तरह से नियंत्रण में है। बड़वानी की अगर बात करें तो बड़वानी में अभी तक 46 केसेस हो चुके हैं और उसमें से 32 केसेस उन लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्थिति। एक समय बड़वानी में 26 मरीज में से 26 वो डिस्चार्ज कर चुके थे, 100% रिकवरी रेट था एक समय, लेकिन उसके बाद कुछ नए केसेस सेंधवा क्षेत्र में आए हैं। तो बाकी सभी जिलों में मुझे लगता है मोर और लेस काफ़ी नियंत्रित स्थिति है। माइग्रेंट लेबरर्स के मूवमेंट के कारण, फिर लॉकडाउन ओपन के कारण छुटपुट केसेस मुझे लगता है अभी आते रहेंगे। बुरहानपुर में मुझे लगता है अभी थोड़े से केसेस 300 क्रॉस होगा, 325 तक जाएगा मुझे लगता है। उसके बाद वहाँ भी वही स्थिति रहेगी, इक्का दुक्का केसेस आने की है। तो मैं समझता हूँ कि स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। सर, अगर इंदौर ज़िले की प्रॉपर बात करें तो आप इंदौर के कलेक्टर भी रहे हैं, तो आपने इंदौर की तासीर को समझा है, बहुत करीब से इस शहर को जाना समझा है, परखा है। अब आप पूरे संभाग के कप्तान हैं। ऐसे में इंदौर ज़िले की बात करें तो क्या स्थिति आपको नियंत्रण में नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में ये कोरोना को हम कब तक कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि इंदौर की जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या कोरोना कोविड-19 आउट ऑफ कंट्रोल है या सिचुएशन अभी जो है कंट्रोल में? नहीं, देखिए, अभी ये बात तो है कि पॉजिटिव केसेस निरंतर निकल रहे हैं इंदौर में, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमको देखना चाहिए, जो सकारात्मक संकेत अगर मैं बात करूँगा, एक तो जैसा अभी बात हुई कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है हमारा और डेथ रेट भी हमारा इनिशियली ज़्यादा था, लेकिन अब हम लोग का डेथ रेट भी नेशनल एवरेज के आसपास आ गया है। 3.7 के आसपास हमारा डेथ रेट काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि काफ़ी ठीक स्थिति है इसमें। कुछ बड़े शहरों को आप देखें देश के, जहाँ पे डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी तुलना में हमारा डेथ रेट काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है इसमें और रिकवरी रेट अच्छा है काफ़ी इसमें। तो वो एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा जो क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास शुरू में आ रहे थे, शुरू में डेथ्स ज़्यादा होने के कारण ये रहा कि लोग बहुत क्रिटिकल स्थिति में काफ़ी लेट अराइवर्स थे। अब उसकी तुलना में हमारे पास काफ़ी जल्दी हमारा डिटेक्शन हो जा रहा है और वो अच्छी स्थिति में रहते हैं, बहुत जल्दी 10-1 दिन में डिस्चार्ज करने की स्थितियाँ बन रही हैं इसमें। तो ये सकारात्मक संकेत है। कुछ चीज़ों में अगर देखें तो एरियाज़ का स्प्रेड बढ़ा है। जब हम पिछले महीने से बात करें और इस महीने में आए तो एरियाज़ डेफिनेटली बढ़े हैं काफ़ी, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि लगभग 214 एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जिनमें केसेस हुए, लेकिन पिछले 21 दिन से वहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। तो ये वो प्रोटोकॉल होती है जिसके तहत हम अब उनको मान सकते हैं कि वो कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किए जा सकते हैं। उनको हम लोग मुक्त करने की दिशा में भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव है कि उन एरियाज़ में, पुराने एरियाज़ में केसेस नहीं आए। नए एरियाज़ हालांकि जुड़े हैं उसमें और वो हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन जैसे अभी लॉकडाउन में एक हद तक तो ओपनिंग हो गई है कि आप उद्योग खुल गए हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, होम डिलीवरी के कारण बहुत सारा मूवमेंट है, वो सब कुछ, और माइग्रेंट लेबरर्स का बहुत मूवमेंट है। ये सब देखते हुए जैसा स्प्रेड की हम लोग को एक आशंका थी, उस तरीके का कोई स्प्रेड हमको नहीं दिख रहा है इसमें। और मुझे लगता है कि स्थिति चुनौतीपूर्ण निश्चित रूप से है, लेकिन नियंत्रण में है और उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। कोरोना के साथ जीवन जीने वाली जो एक पद्धति है उसके बारे में भी हम लोग सोचना है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर हम बात करें कोरोना को लेकर के, जिस तरह का वातावरण बना, चुनौतीपूर्ण स्थितियां सबके सामने हैं, सैंपलिंग और सर्वे का क्या हाल है सर? क्या सैंपलिंग पूरी की जा चुकी है और सर्वे जिस तरह से दावा कर रहे हैं, किया जा रहा है कि पूरा 100% हो चुका है, क्या इसको लेकर हकीकत है वास्तविक? देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया है। एक तो मास लेवल स्क्रीनिंग एंड सर्वे की बात है। उसमें एक कह सकते हैं SSS पद्धति थी कि सबसे पहले हम सर्वे करें। सर्वे बेसिकली कुछ नहीं है, क्वेश्चनायर है मोबाइल ऐप बेस्ड, जिसमें जाकर हमारी टीम्स जो हेल्थ वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की टीम जाके पूछती है और उसमें ये डिटेक्ट करती है कि उसमें कोई कोमॉर्बिडिटी है क्या, कोई उसमें सर्दी खांसी के जो फ्लू सिम्टम्स हैं जिसको ILI या सारी कहा जाता है वो तो नहीं है। उसके बाद उसमें एक मेडिकल मोबाइल यूनिट उसको देखती है, जिसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग करती है उनकी कि क्या उनमें कोविड जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं या सामान्य सर्दी खांसी के हैं। अगर सामान्य सर्दी खांसी है तो उनको दवाइयाँ दी गई और अगर उन पर लगता है कोविड सिस्टम तो उनका फिर तीसरा S जो है सैम्पलिंग हुआ उसमें, और सैम्पलिंग के बाद जैसी स्थिति आई पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से आगे किया गया। तो ये सर्वे स्क्रीनिंग हम लोग पूरे शहर का तो कर चुके हैं, निश्चित रूप से कर चुके हैं, और पूरा वो प्रॉपर एक पूरे संगठित तरीके से और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ है वो। तो उसमें कोई ऐसा शुबहा नहीं है कि वो नहीं हुआ है। उसके बाद जो ILI सारी के हमारे केसेस आए थे उनमें से अधिकांश के सैंपल्स भी हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब सैम्पलिंग 2 तरह से अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण हो रही है, जैसे नए पॉजिटिव निकलते हैं तो उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको हमको सैम्पलिंग करना होता है, तो वो सैंपल्स हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम लोग कुछ ऐसे एरियाज़ को भी पिकअप कर रहे हैं जो कि हमको लग रहा है कि ग्रीन एरियाज़ हैं, लेकिन वहाँ पे हमको ये देखना भी आवश्यक है कि वो ग्रीन एरियाज़ हैं कि नहीं। तो कुछ हद तक उसमें रैंडम सैम्पलिंग भी हम लोग कर रहे हैं।
तो सैम्पलिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक करें, ताकि हम लोग टेस्ट करके जान सकें कि वास्तविक स्थिति इन्फेक्शन की क्या है। टेस्टिंग की क्षमता भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ी वृद्धि की है। 40 से एक समय हम टेस्ट करते थे, आज की डेट में प्रदेश की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली लैब हम लोग हो चुके हैं। 1000 से ऊपर टेस्ट हम लोग पर डे करने की क्षमता रख रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग उसमें, तो वो भी हमको एक अच्छा सपोर्ट उससे प्राप्त हुआ है। सर, आने वाले दिनों के लिए क्या प्लान है? जिस तरह से अब लॉकडाउन के बाहर भी अब आना है, लोगों को, जनता को राहत भी देना है और दूसरी तरफ कोविड-19 से जंग भी लड़ना है, किस तरह का प्लान है? मन में क्या चल रहा है और कितने इस चुनौती को पार करने के लिए तैयार हैं पूरा? देखिए, मैं कहूँगा इस पे बहुत व्यापक स्तर से, देश स्तर पे भी मंथन हुआ है, स्टेट स्तर पे हुआ, जिला स्तर पे भी हुआ। इसमें राष्ट्रीय गाइडलाइंस कुछ जैसे लॉकडाउन 4 के लिए आई थी, ऐसी लॉकडाउन 5 के लिए भी 31 मई तक आ जाएंगी गाइडलाइंस। आप लॉकडाउन 4 में भी देखिए तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कौन सी प्रतिबंधित गतिविधियां हैं और कौन कौन से जोन्स हैं, किस जोन में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी बहुत स्पष्ट है उसमें। तो लॉकडाउन 4 में जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट ने निर्देशों में बहुत स्पष्ट कर दिया था कि क्या हो सकता है इसमें, और वही स्थिति मैं समझता हूँ लॉकडाउन 5 के लिए भी वो करेंगे। उन्हीं से मोटा मोटा ब्रॉडली हम उसी से गाइडेंस लेंगे और उसी गाइडेंस के तहत ही शहर में भी हम लोग करेंगे। शहर में हमको ये ज़रूर देखना है कि चूँकि जो भी छूटें और जो भी चीज़ें लॉकडाउन से छूट मिलेगी वो पूरी की पूरी कंटेनमेंट एरिया में लागू नहीं होंगी। कंटेनमेंट एरिया हमारे कौन से हैं, किन में अभी भी इन्फेक्शन बचा हुआ है, उनको हमको मेंटेन करना पड़ेगा एज इट इज़ होम डिलीवरी के माध्यम से। एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल वस्तुएं वहाँ पे हमको देनी है, वो हमको प्रॉपरली चिन्हांकित हम लोग उसमें कर रहे हैं कि किन एरियाज़ को हम लोग ओपन कर सकते हैं और किन को हमको कंटेन करना है। तो कंटेनमेंट एरिया के अलावा बाकी जो लॉकडाउन के तहत व्यापक गतिविधियां जो अलाउड होंगी उसके तहत हम लोग काम करेंगे। रेड जोन के रूप में इंदौर जिला चिन्हित है ही है उसमें, तो रेड जोन के अंतर्गत जो गतिविधियाँ लॉकडाउन 5 में परमिटेड होंगी उसको हम परमिट करेंगे, केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जो कि हमारे कंटेनमेंट वाले हॉटस्पॉट्स हैं। सर, ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है, परिवार को भी समय देना है और बड़ी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा की, उनकी ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखना, ये भी एक महती जिम्मेदारी है। आपके आईएएस कार्यकाल का, आपकी ज़िंदगी का ये कैसा अनुभव है और ये दिन कैसे बीत रहे हैं सर? देखिए, मैं कहूँगा कि ये किसी एक व्यक्ति के जीवन काल या उसके सर्विस के काल का प्रश्न नहीं है, ये एक शताब्दियों में ऐसा चुनौती आती है। बहुत बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूँ पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है ये। और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे जो मानसिक रूप से भी तनाव है इसमें। एक तनाव बहुत बड़ा ये है कि कहीं हम लोग के कारण हमारा परिवार इन्फेक्शन में ना चला जाए। हमारा परिवार तो लॉकडाउन स्थिति में चल रहा है लगातार, उनका कोई एक्सपोजर हम लोग के अलावा नहीं है, तो मैं ही केवल एक व्यक्ति कड़ी ऐसा हूँ जो कि बाहर से लगातार एक्सपोज होकर पहुँचता हूँ। तो मैंने इतना तो किया है कि एक तरह से सेल्फ क्वारंटीन पोजीशन में ही लगातार पिछले 2 महीनों से घर पे निवास कर रहे हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग पूरी रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और एक बहुत बड़ा वैक्यूम फील होता है उसमें। तो निश्चित रूप से ऐसी चुनौती भूतो न भविष्यति है मुझे लगता है, और इस चुनौती का सामना करने में हम लोग को एक महती भूमिका है, इसके लिए उस भूमिका को निभाना है, इसलिए उसको पूरे शिद्दत से हम लोग कर रहे हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स के बीच जब आप पहुँचे, पीपी किट पहनकर पहुँचे, उन लोगों से आपने संवाद किया, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, वो अनुभव कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं कोविड पेशेंट्स में कोविड हॉस्पिटल में जाऊं, और नेचुरली घर में उसका बड़ा रेजिस्टेंस था क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए और ये ना हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, इवन वहाँ का हाउसकीपिंग स्टाफ, वो लोग निरंतर एक्सपोज हो ही रहे हैं, वो भी इंसान हैं, और वो जब इस चीज़ को कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उस चीज़ से ज़्यादा प्रेरित होकर मैं गया था और मैं देखना भी चाहता था कि वास्तव में हमारे कोविड हॉस्पिटल के अंदर से क्या स्थिति है, क्योंकि अभी केवल हम बाहर मीटिंग्स में उनके माध्यम से कुछ पता चलता था। तो अंदर जाके अनुभव बड़ा अलग हुआ। एक तो निश्चित रूप से डर सभी में है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं समझता हूँ वहाँ पे जो हमारे स्टाफ भी काम कर रहा है उनको भी ये डर निरंतर सताता रहता है, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर पर्याप्त पीपीई किट और मास्क और सभी सुरक्षा लेके जाया जाए तो ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है कि पीपीई किट इस गर्मी में पहनना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। 2 घंटे मैं इन हॉस्पिटल्स में रहा और वो पीपीई किट में 2 घंटे के बाद जब मैं निकला तो ऐसा लगा जैसे मैं पसीने से पूरी तरह से नहाना जिसको कहते हैं, एक्चुअल स्थिति वो थी उसमें। और कहीं ना कहीं बिल्कुल बॉडी का टेम्परेचर भी अलग तरीके का हो रहा था और बड़ी डिस्कम्फर्ट की स्थिति थी उसमें। पेशेंट से जो इंटरेक्ट किया उससे ये चीज़ लगा कि पेशेंट्स में चूँकि कोई अटेंडेंट नहीं होता है, उनको कोई परिवार का सदस्य देखने को नहीं मिलता है, तो उनमें एक थोड़ी सी निराशा का भाव दिखाई पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको टीवी लगा दिया, उनको वीडियो कॉल की एक सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई
और ताकि वो अपने परिवार को देख के कम से कम उससे एक उत्साह उनमें आएगा। और सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि विल पावर आप में कितना है ठीक होने के लिए, वो विल पावर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। काढ़ा का हम लोग जो आयुष विभाग का काढ़ा है उसका भी उपयोग शुरू किया हम लोगों ने, हॉट वाटर पे हमने और जोर दिया उसमें, तो काफ़ी तेज़ी से डिस्चार्ज भी हुए हमारे पेशेंट उसमें। और निश्चित रूप से उन मरीजों के लिए, स्टाफ के लिए सबके चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का सामना बखूबी कर रहे हैं सब। रिकवरी रेट लकीली बहुत अच्छा है। इंदौर संभाग की बात करें, जिले की इंदौर संभाग में ही बहुत अच्छा देखने में आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें सर आपको हैं, क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट है, एम्स का जो अनुमान है कि जून और जुलाई का जो महीना है ये और विपरीत हालात लेकर आ सकता है। देखिए, अभी जो प्रोजेक्शंस हैं जिसमें काफ़ी कुछ स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शंस भी हैं अभी तक के आंकड़ों को देखते हुए, उनके हिसाब से एक पीक संभावित बताया जा रहा है। लेकिन उसके लिए जो एक तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से होनी चाहिए, वो तैयारियां हमारी पूरी ज़ोरों से हैं। MYH के 4 फ्लोर हम लोग उसके लिए चिन्हित करके टॉप फ्लोर्स हैं, ताकि नीचे के फ्लोर्स में सामान्य मरीजों का इलाज हो सके और ऊपर कोविड वालों का हो सके। उसके लिए अलग से लिफ्ट लगाई जाएगी। MRTB में भी क्षमता बढ़ा रहे हैं, चेस्ट वार्ड में भी क्षमता बढ़ा रहे हैं, MTH को भी पूरा फुल हम लोग 350 पे ले जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जून मिड जून तक उसको भी हम लोग फंक्शनल कर लें। उसके लिए रिक्रूटमेंट भी NHM के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। तो ये क्षमता बढ़ाने की पूरी प्रयास हो रहा है। आवश्यकता पड़ने पर एक तो CCC लेवल पे बहुत सारी चिन्हित बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो सभी CCC के योग्य हैं उसमें, क्योंकि उसमें आपका पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था है। तो जो आइसोलेशन बेड्स विदाउट ऑक्सीजन है, जिसमें सामान्य लक्षण वाले मरीज जा सकते हैं, उनकी भी बड़ी संख्या में हमारे पास उपलब्धता है। बाकी ज़िलों में बात करें तो वहाँ पे आइसोलेशन बेड विदाउट ऑक्सीजन और विथ ऑक्सीजन में तो हम पर्याप्त व्यवस्था रख रहे हैं। ICU बेड्स में ज़रूर चैलेंज है वहाँ पे, उसमें कहीं ना कहीं संभाग के अन्य ज़िलों को इंदौर से सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल कॉलेज से और यहाँ के हॉस्पिटल से, वो सपोर्ट उनको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हम लोग की तैयारी है, और इस बीच में जो लॉकडाउन में हमको अवसर मिला है, उस दौरान हम लोगों ने अपनी व्यवस्था को और दुरुस्त किया है, और आगे जो चुनौती आ रही है उसको सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, कोरोना के खिलाफ इस जंग में जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग आपको मिला? क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि जब आपको लगा कि यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की भूमिका हो सकती है? देखिए, मैं कहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। लगातार वो संपर्क में रहे हैं और लगातार उनसे मार्गदर्शन मिलता रहा है। जनता के बीच इतने लॉकडाउन को जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बिना हम लोग संभाल नहीं सकते थे। हम लोगों ने नगर नियम से राशन वितरण या फूड पैकेट वितरण, ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जनप्रतिनिधियों के एक्टिव कोऑपरेशन के बिना, एक्टिव सपोर्ट के बिना उसको हम उस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते थे। तो हर तरफ से उनका सपोर्ट मिला है और कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक सुझाव भी उनसे मिले हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही महती भूमिका उनकी रही है कि इस लॉकडाउन को हम सक्सेसफुली कर पाए और जो स्प्रेड को कंटेन कर पाए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी। सर, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कई बार सोशल मीडिया के जरिए जनता से संवाद कर चुके हैं, लगातार उनके संदेश भी हमारे बीच आते हैं। इंदौर संभाग के लिए कैसे आपसे रिपोर्टिंग लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से अमूमन फ़ोन पे काफ़ी डिटेल चर्चा हो जाती है। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो प्रतिदिन करते हैं। हर दिन 3 से 4 जिले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात से माध्यम से उनका हाल जानते हैं। फिर प्रदेश स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कोविड को लेकर मैं समझता हूँ डेली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा समय देते हैं और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से वो जानना चाहते हैं, और उसमें फिर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसा लग रही कुछ सीखना है या कुछ समझना है, तो उसमें वो मार्गदर्शन भी उनका बहुत अच्छा प्राप्त होता है। मेरे ख्याल से जो एक आदर्श नेतृत्व प्रदेश को मिलना चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिल रहा है। कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है, अब कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, अपने लक्ष्य को भी पाना है। जान है तो जहान है, लेकिन जहान के साथ अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखना है। आप क्या क्या एहतियात बरतते हैं, सावधानियां बरतते हैं, और कैसे इंदौर के संभागायुक्त होने के नाते आपने सीख लिया है कोरोना के साथ जंग लड़ने? मैं सभी जगहों पे सबको ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी फैमिली में, अपने जिनको मैं जानता हूँ, और जब भी मुझे कोई संदेश देने का मौका मिलता है, कोरोना के साथ अभी तो वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, कोई वैक्सीन या दवाई इमीडिएट नहीं दिख रही है। ऐसे में पूरी इकोनॉमी को हम लोग रोक कर नहीं बैठ सकते, लॉकडाउन पूरी लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए आवश्यक है कि कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लें कि एक तो सावधानी बहुत आवश्यक है। सावधानियों में जो मेन बातें हैं कि आपको जब आवश्यक हो तभी घर से निकलें, पहली बात। दूसरा, अगर निकलें तो मास्क का बराबर उपयोग करें, और मास्क का उपयोग ऐसा करें कि आपकी नाक और मुंह से ढका रहे। कई लोगों को मैंने देखा कि वो मास्क लगाते भी हैं लेकिन नाक खुली हुई है। उसका कोई अर्थ ही नहीं है ऐसे मास्क लगाने का अगर आपकी नाक खुली हुई है। तो मास्क का प्रॉपर सही उपयोग, और उसको साथ साथ उसको अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको धोने की आवश्यकता है बराबर, ताकि ऐसा ना हो कहीं वही उसी से इन्फेक्शन आपको हो जाए। तो मास्क का बहुत प्रॉपर उपयोग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है,
उसको मेंटेन करें। जो 2 गज की दूरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है उसका मेंटेन हम लोग पूरी तरीके से करें। इसके अलावा इम्यूनिटी पे ध्यान देना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डेथ केसेस हुए हैं उसमें देखने में आया है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जिनमें कम थी, जिनमें कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे दूसरे प्रकार के डायबिटीज़ हैं उनको या हाइपरटेंशन है, उनमें कहीं ना कहीं मृत्यु दर बहुत ज़्यादा रही है। तो इसमें एक लर्निंग ये है कि इस लॉकडाउन पीरियड में इसके बाद भी लगातार जैसे प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है, आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। इसके अलावा हमारे यहाँ अदरक है, नींबू है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, इतने अच्छे अच्छे हमारे मसाले हैं, हर्ब्स हैं हमारे यहाँ, जिनका उपयोग जितना ज़्यादा हम लोग गर्म उसमें एक चाय के रूप में या जिस भी रूप में करें उसको काढ़े के रूप में, वो बराबर हमको पूरे परिवार को कराना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी का उपयोग और जिंक का उपयोग ये भी बड़ी मात्रा में करना चाहिए ताकि हम इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा सकें उसमें। तो इम्यूनिटी पे काम करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और उसके साथ साथ सावधानी, जब आप बाहर निकलें, मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, मैं समझता हूँ यही जीवन शैली अगर लोग अपनाएंगे तो इस चुनौती को बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा हमें समय दिया। और एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए भी जाते जाते आप क्या संदेश देंगे और आपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव लाए हैं इतने चुनौतीपूर्ण हालातों में? देखिए, मैं खुद भी सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं जो अभी मैंने कहा कि जो सावधानियाँ हमको लेनी है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम है या हर्ब्स का उपयोग करना है, विटामिन सी और जिंक का उपयोग करना है, ये सभी चीज़ें मैं खुद भी कर रहा हूँ और मैंने देखा इससे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है। और अब मैं तो आईसीयू तक होके आया हूँ कोविड पेशेंट्स के उसमें, और कंटेनमेंट एरिया जहाँ बहुत इन्फेक्शन है सभी ज़िलों में होके आया हूँ। लगातार मूवमेंट ऐसे जगहों पे रहा है जहाँ पे संक्रमण काफ़ी अधिक मात्रा में था, लेकिन इसके माध्यम से इस जीवन पद्धति में चेंज करने के माध्यम से मैं समझता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करके हम लोग इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद की जा सकती है कि जनता के जहन में जो तमाम जिज्ञासाएं थी वो न केवल दूर हुई होंगी, बल्कि कोविड-19 के खिलाफ हमें भी कैसे अब यहाँ पर जागरूक खुद को बनाना है, सावधानियां तमाम बरतना है, हमारी जीवन शैली में अमूलचूल परिवर्तन लाना है, ताकि आने वाले कल का जो सुनहरा उजाला है वो हम देख पाएं और इस कोरोना के खिलाफ हम जंग पूरे हिंदुस्तानी एकजुट होकर जीत पाएं। एमपी न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।